स्टार्ट में हम एक माउंटेन को देखते हैं जो कि पूरा का पूरा तबाह हो गया होता है एंड उसके आसपास के किलोमीटर दूर तक के एरिया में आग लगी होती है एंड आग इतनी ज्यादा होती है कि फायर फाइटर्स इस आग को बुझा ही नहीं पा रहे होते। एंड तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा साइंटिस्ट आग में अंदर भागकर जाने लगता है जिसे फायर फाइटर्स किसी तरह रोकते हैं एंड तभी ये साइंटिस्ट चिल्लाकर बोलता है, मुझे अंदर जाने दो, मॉन्ट ब्लैंक कहाँ हो तुम मेरे बच्चे। एंड फिर हम मॉन्ट ब्लैंक को देखते हैं जो कि एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबोट था जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था एंड इसके सर पर लकड़ियों की 2 सींगें घुसी हुई थी। जिसको किसने मारा था, क्यों मारा था, वो सब तो अभी तुम्हें आगे पता चलेगा एंड तैयार हो जाओ गाइस क्योंकि इस एनिमे स्टोरी को देखने के बाद तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमे डिप एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से एक बहुत ही कमाल एनिमे। ये कहानी फ्यूचर की होती है जब रोबोट्स और इंसान ना साथ में मिलकर रहने लग गए होते हैं एंड इंसानों की तरह रोबोट्स की भी फैमिलीज होती हैं, वो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, ये भी अपनी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हैं जो कि हम ह्यूमंस लोग नहीं करते हैं। एंड फिर हम गेसिट को देखते हैं, एक जीनियस डिटेक्टिव रोबोट जो मॉन्ट ब्लैंक की तरह पूरी दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक था, जो कि एक ह्यूमन बर्नार्ड लांका की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि इसके सर पर भी मॉन्ट ब्लैंक की तरह 2 सींगें यानी कि 2 हॉर्न्स घुसी हुई थी। एंड तभी अचानक से इन्हें पता चलता है कि आसपास के एक पुलिस रोबोट रॉबी को किसी आदमी ने मार दिया एंड गेसिट तुरंत ही जाके उस आदमी को तो पकड़ लेता है। एंड फिर ये पुलिस रोबोट रॉबी की वाइफ को ये खुद बताने जाता है कि इसका हस्बैंड ड्यूटी में मारा गया, जिसको सुनकर रॉबी की वाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है एंड इनके वर्ल्ड में ना रोबोट्स इतने ज्यादा एडवांस हो गए होते हैं कि उन्हें भी दुख महसूस होता है। एंड फिर हम देखते हैं मॉन्ट ब्लैंक के लिए एक फ्यूनरल भी करवाया जाता है जिसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं एंड बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि मॉन्ट ब्लैंक ना एक बहुत ही अच्छा रोबोट था एंड जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था वो भी बहुत ज्यादा दुखी था। एंड ये साइंटिस्ट गेसिट से कहता है कि इसे यकीन है मॉन्ट ब्लैंक का मर्डर हुआ है और उसके मर्डर से ठीक कुछ मिनट्स पहले एक बहुत ही बड़ा तूफान उस एरिया के ऊपर आया था जो अचानक से गायब भी हो गया था। और ये साइंटिस्ट गेसिट से रिक्वेस्ट करता है कि इसके बेटे के मर्डरर को सजा दे। फिर हम देखते हैं गेसिट साइंटिस्ट हॉफमैन के पास जाता है जिसने गेसिट को बनाया होता है। ये गेसिट ना दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसकी बॉडी डायमंड से भी ज्यादा हार्ड मेटल जेरोनियम से बनी होती है। एंड ये यहाँ हॉफमैन के पास इसलिए आया होता है क्योंकि बहुत टाइम से इसको ना बहुत अजीब से कुछ सपने आ रहे होते हैं। क्योंकि एक रोबोट को सपने आ रहे इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। हॉफमैन गेसिट से कहता है कि मे भी शायद गेसिट बहुत थक गया इतनी ड्यूटी कर करके, तो क्यों ना ये थोड़े दिनों की छुट्टी ले ले और अपनी वाइफ के साथ जाके जापान घुमाए। लेकिन गेसिट इसे मना कर देता है क्योंकि इसे अभी मॉन्ट ब्लैंक और बर्नार्ड लांका की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना था। एंड इनके वर्ल्ड में ना रोबोट्स के ऊपर सिर्फ एक सबसे बड़ा रूल होता है कि कोई भी रोबोट कुछ भी करके किसी इंसान को कभी नहीं मार सकता। तो मॉन्ट ब्लैंक का तो चलो समझ में आता है कि उसको किसी रोबोट ने मारा, लेकिन बर्नार्ड लांका उसको किसने मारा? क्योंकि एक इंसान तो इतनी तबाही मचा नहीं सकता था जितनी बर्नार्ड लांका के घर में थी। एंड जिसने भी वो किया तो उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा था जो कि लगभग नामुमकिन है क्योंकि अगर किसी इंसान ने बर्नार्ड लांका का मर्डर किया होता तो गेसिट ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया था क्योंकि एक जीनियस डिटेक्टिव रोबोट होता है। एंड फिर हम देखते हैं गेसिट ना रॉबी की वाइफ को रॉबी की मेमोरी चिप देता है एज अ लास्ट निशानी। एंड रॉबी की वाइफ जब रॉबी की लास्ट मोमेंट्स देख रही होती है जब उसे उस इंसान ने मारा था, तब रॉबी की वाइफ देखती है कि रॉबी को 1 सेकंड के लिए अचानक से कोई चीज हवा में उड़ते हुए दिखी थी जो बर्नार्ड लांका के रूम में घुसी थी, जिसको देख कर ना गेसिट एकदम शॉक्ड रह जाता है एंड ये तो समझ जाता है कि इस उड़ती हुई चीज ने बर्नार्ड लांका को मारा था। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि ये उड़ती हुई चीज ना तो इंसान थी और ना ही रोबोट, वरना गेसिट की मशीन ने इसे तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया होता। लेकिन फिर आखिर ये था क्या? गेसिट को एकदम समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जिसने मॉन्ट ब्लैंक और बर्नार्ड लांका को मारा, फिर 2 हॉर्न्स उनके सर पर लगाकर गायब हो गया, आखिर कौन? एंड इसीलिए गेसिट एक और जीनियस रोबोट ब्राओ के पास जाता है, दुनिया का पहला इकलौता ऐसा एआई रोबोट जिसने एक इंसान को मारा था एंड तब से आज तक ये यहाँ बंद है। दुनिया का नंबर 1 डिटेक्टिव रोबोट गेसिट, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शायद ये पता होगा ब्राओ, बर्नार्ड लांका जिन्होंने तुम्हें बनाया था वो मारे गए और उन्हें मारने वाला ना तो कोई इंसान था और ना ही रोबोट। क्या लगता है तुम्हें आखिर किसने उन्हें मारा और क्यों मारा होगा? मुझे ये तो नहीं पता गेसिट कि किसने उन्हें मारा, लेकिन मुझे ये पता है कि क्यों मारा। शायद तुम्हें याद होगा डिटेक्टिव गेसिट कि मैंने भी एक इंसान को मारा था। साइंटिस्ट को लगा मेरे एआई में कुछ दिक्कत थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। जिस रीजन से मैंने उस इंसान को मारा था शायद वही रीजन है जिस वजह से बर्नार्ड लांका और मॉन्ट ब्लैंक मरे। नफरत, बदला, यही रीजन हो सकता है जिस वजह से बर्नार्ड लांका और मॉन्ट ब्लैंक मरे। और आखिर क्यों? जिसने भी मॉन्ट ब्लैंक या बर्नार्ड लांका को मारा उसने उनके सर पर हॉर्न्स क्यों लगाए? तुमने शायद गॉड ऑफ डेथ का नाम सुना होगा गेसिट, जो उन लोगों को मारता था जिन्होंने भी बुरे काम किए थे। उनके भी सर पर 2 सींगें थी जिनका नाम था प्लूटो। मे भी जिसने भी मॉन्ट ब्लैंक और बर्नार्ड लांका को मारा था वो दुनिया को अपना नाम बताना चाह रहा था जो कि है प्लूटो। और हाँ, अगर उसने दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक मॉन्ट ब्लैंक को मारा है तो बहुत चांसेस है कि उसका अगला निशाना बाकी के टॉप 7 रोबोट्स में से कोई एक होगा, जिसमें से तुम भी एक हो। जिसको सुनकर गेसिट थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। एंड फिर इधर हम नॉर्थ नंबर 2 को देखते हैं, दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक और जिसको इस समय एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन सर डंकन की देखभाल का काम मिला होता है। एंड सर डंकन को ना रोबोट्स, एआई इन सबसे बहुत ज्यादा नफरत होती है क्योंकि एक टाइम पे जब सारे के सारे रोबोट्स और एआई ये सब नहीं थे तो इंसान अपनी क्रिएटिविटी से काम किया करते थे। लेकिन जब ये सारे रोबोट्स आ गए तो ये रोबोट्स इंसानों का
सारा का सारा काम आसानी से कर देते हैं। सर डंकन पहले अपने आप अपनी मर्जी से बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क से दुनिया का बेस्ट म्यूजिक बनाया करते थे, लेकिन फिर जब ये एआई और रोबोट्स आ गए तो ये आसानी से सर डंकन के लेवल का म्यूजिक बनाने लग गए। एंड डंकन ना दुनिया का एक टाइम का बेस्ट म्यूजिशियन हुआ करता था, लेकिन अब ना ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया होता और ये भी म्यूजिक भी नहीं बना पा रहा होता। एंड इसे ना नॉर्थ नंबर 2 से बहुत ज्यादा नफरत होती है, क्योंकि पहली चीज तो ये रोबोट था और दूसरी चीज की एक टाइम पे नॉर्थ नंबर 2 ने सेंट्रल एशिया वॉर में लड़ाई करी थी, जो कि पूरी दुनिया और एक अकेली कंट्री पर्शिया के बीच थी, क्योंकि पूरी दुनिया को ये लगा था कि पर्शिया ने एक ऐसा रोबोट बना दिया जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। नॉर्थ नंबर 2, तुमने कितने रोबोट्स को मारा है आज तक बताओ? लेकिन नॉर्थ नंबर 2 कुछ भी नहीं कहता। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है। नॉर्थ नंबर 2 वहाँ से चला जाता है और सर डंकन के पियानो को बजाने लगता है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पियानो को छूने की? निकलो यहाँ से। एंड सर डंकन ना बहुत ही सालों से सिर्फ एक म्यूजिक के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन ये उसे बना ही नहीं पा रहा होता। ये बार बार एक ही जगह पर अटक जा रहा होता है। रात में हम देखते हैं सर डंकन नींद में भी उसी म्यूजिक को गुनगुना रहा होता है, लेकिन बस पियानो पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होता। एंड अगले दिन नॉर्थ नंबर 2 फिर से डंकन के पियानो को बजा रहा होता है एंड तभी डंकन फिर से वहां जाता है। तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा ना मेरे पियानो को छुआ मत करो। सर डंकन, आप जो म्यूजिक इतने टाइम से बनाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसे कंप्लीट करने में। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है वेपन, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी जैसी किलिंग मशीन से कोई मदद नहीं लेना चाहता। एंड तब ही नॉर्थ नंबर 2 कहता है, सर मैं भी पियानो बजाना सीखना चाहता हूँ। क्या बोला तुमने? क्या तुम भूल गए हो तुम एक वेपन हो जिसको रोबोट्स को मारने के लिए बनाया गया है? मैं तुम्हें कभी पियानो बजाना नहीं सिखाने वाला। सर मैं एक वेपन नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं पियानो बजाना सीखना चाहता हूँ। एंड इसको सुनकर सर डंकन को उनका पास्ट याद आ जाता है एंड ये नॉर्थ नंबर 2 को बताते हैं कि क्यों ये अपनी म्यूजिक को फिनिश नहीं कर पा रहे होते। एंड असल में बचपन में डंकन के पापा नहीं थे एंड ये अपनी मम्मी के साथ रहा करता था, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन ये दोनों ना बहुत ज्यादा गरीब थे और डंकन को ना बचपन से एक बीमारी थी जिससे धीरे धीरे अंधा होता जा रहा था, जिस वजह से इसकी मम्मी इसे झेल नहीं पाए और एक दूसरे बहुत ही अमीर आदमी से शादी कर ली एंड इसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ पर इसे बच्चे बहुत ज्यादा बुली करते थे। इसका कोई भी दोस्त नहीं था, ना कोई परिवार था एंड ये धीरे धीरे अंधा होता जा रहा था। इसे इस दुनिया में कुछ भी पसंद ही नहीं था सिवाय म्यूजिक के। एंड क्योंकि ये भी अपने दुख को भूलना चाहता था, इसलिए पियानो बजाना सीखना चालू कर देता। एंड इसे ना भाई जब तक इसकी आंखें पूरी तरह से चली नहीं जाती है, पूरी तरह से अंधा नहीं हो जाता, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ पियानो बजाना सीखता है एंड इस तरह बनता है ये दुनिया का बेस्ट म्यूजिशियन। एंड इसे ना इसीलिए अपनी मम्मी से नफरत होती है और इसीलिए अपने म्यूजिक को इतने सालों से बना नहीं पा रहा होता, क्योंकि ये जो म्यूजिक बना रहा होता है वो अपने पास को याद कर बना रहा होता है एंड ये अपनी होम टाउन की उस लास्ट सीनरी को याद कर बना रहा होता है, जो कि इसने आखिरी बार अपनी मम्मी से अलग होने से पहले और अपनी आंखों को खोने से पहले देखा था। लेकिन जब भी उस सीनरी को याद कर अपने म्यूजिक को बना रहा होता है, तभी इसे इसकी मम्मी की याद आ जाती है और ये रुक जाता है। तुम मेरी मदद कभी नहीं कर सकते उस म्यूजिक को बनाने में। और ध्यान से सुनो, मैं अपने लिए आज ही एक नया रोबोट रिक्वेस्ट कर दूंगा, इसलिए कल सुबह होने से पहले मेरे घर से निकल जाना। एंड ये कह के सर डंकन वहाँ से चले जाते हैं। एंड अगली सुबह सर डंकन को नॉर्थ नंबर 2 उनके घर में नहीं मिलता। उन्हें फिर से वही शांति मिल जाती जो इन्हें चाहिए थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये शांति इनके लिए कितनी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक थी। ये फिर से अपने उसी म्यूजिक को बार बार उसी सीनरी को याद कर पूरा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बना नहीं पा रहा होता। बार बार इसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है और ये उसको म्यूजिक को छोड़ देता है। एंड एक दिन जब इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, ये गुस्से में अपने पियानो को फोड़ने वाला होता है, तभी नॉर्थ नंबर 2 वहाँ पर आ जाता है। तुम क्यों आए हो वापस वेपन? सर मैं आपके होम टाउन गया था आपके पास को पूरी तरह से पता करने के लिए, और जो मुझे पता चला है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपकी मम्मी ने आपको कभी अबैंडन नहीं किया था सर। उन्होंने उस अमीर आदमी से शादी इसलिए की थी ताकि वो आपकी बीमारी के इलाज के पैसे जमा कर सके, और उन्होंने आपको बोर्डिंग स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि उस अमीर आदमी की ये शर्त थी कि वो आपकी मम्मी से सिर्फ तभी शादी करेगा और उनकी मदद करेगा जब वो आपको कहीं दूर बोर्डिंग स्कूल भेज देंगी। आपकी मम्मी ने आपको कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने तो अपनी खुशियां, अपनी फ्रीडम को आपके लिए छोड़ दिया था सर डंकन। जिसको सुनकर अब इसकी आंखें खुलती है एंड अब इसे सब कुछ याद आता है एंड अब इसे समझ आता है जिस मम्मी से इतने सालों से नफरत कर रहा था वो इससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। सर डंकन, मैंने सेंट्रल एशिया वॉर में ना चाहते हुए भी सैकड़ों रोबोट को मारा था, जिस वजह से मैं हर वक्त पछताता हूँ। लेकिन जब मैं आपके पियानो को सुनता था या खुद बजाता था तो उन कुछ सेकंड्स के लिए सही, लेकिन मैं अपनी उन पास की दर्दनाक मेमोरीज को भूल जाता था। इसीलिए थैंक यू सर डंकन, अब मैं आपके ऑर्डर्स के मुताबिक यहाँ से जाता हूँ। लेकिन तभी सर डंकन कहते हैं, नहीं नॉर्थ नंबर 2, मैं उस ऑर्डर को वापस लेता हूँ, और क्या तुम अभी भी मुझसे पियानो बजाना सीखना चाहोगे? एंड फिर हम देखते हैं सर डंकन नॉर्थ नंबर 2 को वो सब कुछ सिखाने लगते हैं जो भी इन्हें आता है। एंड थोड़े ही दिनों में सर डंकन को नॉर्थ नंबर 2 से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है एंड नॉर्थ नंबर 2 भी पियानो बजाने में एक्सपर्ट हो जाता है। एंड एक दिन सर डंकन इसे बुलाते हैं और इससे कहते हैं, नॉर्थ नंबर 2, मैंने अपने म्यूजिक को कंप्लीट कर दिया, तुम सुनना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स सुनना चाहूंगा सर डंकन, लेकिन उससे पहले क्या हुआ नॉर्थ नंबर 2? एक अजीब सी अनआइडेंटिफाइड एंटिटी हमारी तरफ बहुत तेज स्पीड में आ रही है और उसके साथ ही साथ एक स्टॉर्म भी।
जाएगी। रुको, कहाँ जा रहे हो नॉर्थ नंबर 2? मुझे जाना होगा सर डंकन, इस समय आपकी सेफ्टी मेरी टॉप प्रायोरिटी है। मैं जैसे ही श्योर हो जाऊंगा कि आप सेफ है, मैं वापस आपके म्यूजिक को जरूर सुनूंगा। एंड नॉर्थ नंबर 2 जैसे ही बाहर निकलता है, इसे अपने सामने एक बहुत बड़ा स्टॉर्म दिखता है जो अचानक से आ गया होता है। नॉर्थ नंबर 2 समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्टॉर्म नहीं है एंड उड़ जाता है हवा में स्टॉर्म की तरफ। सर डंकन भी बाहर आ जाते हैं एंड बार बार नॉर्थ नंबर 2 को बुला रहे होते हैं। इन्हें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा होता, इन्हें बस आवाज आ रही होती है थंडर की और दो बहुत ही ताकतवर चीजों की आपस में टकराने की। एंड तभी अचानक से इन्हें आवाज आती है एक बहुत बड़े ब्लास्ट की एंड ये स्टॉर्म धीरे धीरे गायब होने लगता है। एंड तभी इन्हें नॉर्थ नंबर 2 की आवाज आने लगती है जो वही गाना गा रहा होता है जो सर डंकन और नॉर्थ नंबर 2 ने साथ में मिलकर बनाया था। कहाँ हो तुम नॉर्थ नंबर 2? कहाँ हो तुम मेरे बेटे? लेकिन अब इन्हें किसी की आवाज वापस नहीं आती क्योंकि नॉर्थ नंबर 2 एक और वर्ल्ड का टॉप 7 रोबोट में से एक मारा जाता है, जिसे उसी ने मारा होता है जिसने मॉन्ट ब्लैंक को मारा था, जिसका नाम होता है प्लूटो। एंड फिर थोड़े दिनों बाद इधर हम गैसेट को देखते हैं जो वर्ल्ड के एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक एटम से मिलने होता है, एक मास्टरपीस जो कि एक इंसान से बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसको ना डॉक्टर टेनमा नाम के एक जीनियस साइंटिस्ट ने बनाया होता है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। मेरा गैलेक्सी M17E 5G है, धूल मिट्टी और स्प्लैशेस। पर मैं नहीं। क्या कर रहे हो यार? कौन सा? মামনির অ্যাপ্রুভাল ছাড়া কোনো জিনিস তোমার নরম ত্বককে ছুঁতে পারবে না। মামাআর্থ মিল্কি সফট হেড টু টো ওয়াশ অ্যাপ্রুভড, মেড সেফ সার্টিফাইড, মানে কোনো টক্সিন নেই, কোনো ক্ষতিকর কেমিক্যাল নেই। দুধ আর ওটসের ন্যাচারাল গুডনেস যা শিশুর ত্বক আর চুল কোমলতার সঙ্গে পরিষ্কার করে। মামাআর্থ হেড টু টো ওয়াশ আছে প্রুফ, তাই তো মামনির অ্যাপ্রুভড। हम आगे देखेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं एक और रोबोट साइंटिस्ट डॉक्टर टकाशी मारा जाता है, जिसके सर पर भी हॉर्न्स लगे हुए थे एंड इसका पूरा का पूरा घर भी तबाह हो गया था, जिसको ऑब्वियसली कोई इंसान तो नहीं कर सकता था। एंड फिर इधर हम देखते हैं गेसिक एटम को बताता है कि इसकी लाइफ भी शायद खतरे में और इसको अपना ध्यान रखना होगा और अगर इसे जरा सा भी कुछ भी दिक्कत हो तुरंत ही गेसिक को बुलाए। एंड फिर गेसिक एटम को अपनी चिप दे देता है जिससे केस के सारे डेटा को डाउनलोड कर लेता है। लेकिन फिर ना एटम टॉयलेट में जाकर रोने लगता है क्योंकि इसे ना गेसिट के बारे में कुछ ऐसी चीज पता चल गई होती है जो कि गेसिट को खुद ही नहीं पता थी एंड जिस वजह से गेसिट को बहुत ही अजीब सपने आ रहे थे। एंड वो चीज क्या थी वो भी अभी हमें आगे पता चलेगा। एंड फिर हम देखते हैं गेसिट वहां से चला जाता है और एटम या डॉक्टर टजाकी के मर्डर के इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। एंड एटम भी ना क्योंकि एक जीनियस होता है ये तुरंत ही समझ जाता है कि किसी रोबोट ने डॉक्टर टजाकी को नहीं मारा है। एंड जब ये डॉक्टर टजाकी के ऊपर के हॉर्न्स को देखता है तब ये समझ जाता है कि इसे भी उसी ने मारा है जिसने बर्नार्ड लांका, मॉन्ट ब्लैंक और नॉर्थ नंबर 2 को मारा होता है, जिसका नाम होता है प्लूटो। एंड फिर हम डॉक्टर ओचानो मिसू को देखते हैं, जीनियस साइंटिस्ट जिसने एटम की बहन उरान को बनाया होता है। एंड एटम इसे बताता है कि शायद इसकी लाइफ भी खतरे में है एंड शायद हर एक उस आदमी की लाइफ खतरे में जो कि बोरा टीम में थे। एंड बोरा टीम असल में वो टीम थी जिनको पर्शिया भेजा गया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या पर्शिया वाले सच में एक ऐसा रोबोट बना रहे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जिसका नाम होता है बोरा, जिसमें तजाकी, बर्नार्ड लांका, ओचानो मिसू और भी कई लोग थे, जिसमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं। एंड असल में इस बोरा टीम को पर्शिया के एक बेसमेंट में ढेर सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स रोबोट्स मिले थे, जिससे लोगों को ये शक यकीन में बदल गया था कि शायद सच में पर्शिया वाले एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रोबोट को बना रहे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एंड इसीलिए ढेर सारी कंट्रीज ने यूएसए के अंडर में दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से 6 रोबोट्स के साथ मिलकर पर्शिया पर अटैक कर पूरे के पूरे पर्शिया को तबाह कर दिया था। एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि ये 6 टॉप 7 रोबोट्स इनकी तरह दूसरे रोबोट्स को मारे थे। एंड फिर हम एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक ब्रांडो को देखते हैं जो कि एक फाइटर होता है। गेसिक इसे भी सब कुछ बताने आता है और वार्न करने आता है कि शायद इसकी भी लाइफ खतरे में है। एंड गेसिक ना ब्रांडो की फैमिली से भी मिलता है जिसमें एक फीमेल रोबोट और 5 ह्यूमन बच्चे थे जिनको ब्रांडो और इसकी रोबोट वाइफ ने अडॉप्ट किया होता है। एंड गेसिक ना बहुत खुश हो जाता है ब्रांडो की इतनी खुशहाल और हैप्पी फैमिली को देखकर एंड ये सारे के सारे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एंड ब्रांडो ना मॉन्ट ब्लैंक के लिए बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड फिर हम देखते हैं ब्रांडो गेसिट से बताता है कि उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड फिर हम एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक हरक्यूलिस को देखते हैं जो भी ब्रांडो की तरह एक फाइटर होता है लेकिन दूसरी कंट्री में और बहुत स्ट्रांग होता है। एंड गेसिट इससे भी मिलने आता है और इसे वार्न करने आता है। एंड हरक्यूलिस इसे बताता है कि इसका अगला फाइनल मैच इसके राइवल ब्रांडो के साथ है जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड कैसे ये और ब्रांडो एकदम इक्वल एक दूसरे के और आज तक की इन लोगों ने जितनी भी बार लड़ा इनके सारे मैच टाई हुए हैं। एंड फिर इधर हम ब्रांडो को देखते हैं जिसके शहर के पास भी एक टोर्नेडो आया होता है। पापा आपने कहा था हमारे साथ जू जाएंगे। सॉरी बच्चों, पापा को एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आई प्रॉमिस मैं जब वापस आऊंगा तब हम लोग साथ में जू जरूर जाएंगे। एंड फिर ब्रांडो अपनी फैमिली को बाय बाय कर अपने फाइटिंग सूट को लेके ओपन एरिया में आ जाता है। एंड अभी भी इसे उस मॉन्ट ब्लैंक की याद आ रही होती है एंड अंदर ही अंदर ये शायद जानता था कि आज क्या होने वाला है। ये अपने रोबोट सूट को पहनकर समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, तुम ही हो ना जिसने मेरे दोस्त मॉन्ट ब्लैंक को मारा था, आ जाओ। एंड फिर हम देखते हैं इसके सामने
सामने आ जाता है वही जिसने मॉन्ट ब्लैंक नॉर्थ नंबर 2 को मारा था, जिसका नाम था प्लूटो। एंड फिर ब्रांडो और प्लूटो आपस में टकरा जाते हैं एंड इधर गेसिक्ट, हरक्यूलिस और एटम, इन तीनों को भी एहसास हो जाता है कि ब्रांडो के पास से बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। एंड इन तीनों को ब्रांडो दिखने लगता है जो कि प्लूटो के साथ लड़ाई कर रहा होता है और गेसिक्ट और हरक्यूलिस तुरंत ही ब्रांडो की तरफ निकल जाते हैं। एंड ब्रांडो ना प्लूटो से पूरी जान के साथ लड़ रहा होता है अपने दोस्त मॉन्ट ब्लैंक को एवेंज करने के लिए। एंड ब्रांडो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्लूटो वो अलग ही लेवल पर था एंड प्लूटो ब्रांडो को लगभग मार देता है। ब्रांडो खत्म होने से पहले प्लूटो के सारे डेटा को इन लोगों को भेजना चाह रहा होता है, लेकिन भेज नहीं पाता क्योंकि ये ना इसकी फैमिली को याद करने लग जाता है। एंड ये ना अपने लास्ट टाइम को किसी डेटा को भेजने में नहीं बल्कि अपनी फैमिली को याद करते हुए बिताना चाहता था। एंड ब्रांडो वहीं पर प्लूटो के बिना किसी डाटा को भेजे बस ये बोलकर खत्म हो जाता है कि काश वो अपने बच्चों के साथ जूझ आ पाता। पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि एक और टॉप 7 रोबोट्स में से एक ब्रांडो मारा गया। एंड हरक्यूलिस को इस समुद्र में बहुत दूर एक पहाड़ पर 2 हॉर्न्स दिखते हैं जो कि प्लूटो ने ब्रांडो के हाथों से बनाए होते हैं। एंड भाई खतरनाक सीन चल रहा होता है इनकी दुनिया में। एंड फिर हम एटम की बहन उरान को देखते हैं जिसको ओचानो मिजू ने बनाया होता है। एंड इसके पास ना एबिलिटी होती है कि ये लोगों के दुख को सेंस कर सकती है। एंड फिर हम पर्सिया के एक साइंटिस्ट प्रोफेसर अबुला को देखते हैं जो कि पर्सिया से यहाँ एक मीटिंग के लिए आया होता है। एंड इसको याद रखना, प्रोफेसर अबुला। एंड फिर हम गेसिक्ट और इसकी वाइफ को देखते हैं। गेसिक्ट इसकी वाइफ हेलेना से कहता है कि ये बहुत ज्यादा दुखी और थक चुका है एंड इन दोनों को अब जापान चलना चाहिए घूमने के लिए, इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है, ताकि गेसिक्ट ना थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, फिर एकदम रिफ्रेश माइंड के साथ ही अपना काम शुरू करेगा। लेकिन जब ये लोग जापान ट्रिप बुक करने लगते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि ये लोग 2 साल पहले भी जापान गए थे, जिसको सुनकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि 2 साल पहले तो ये लोग स्पेन गए थे, जापान नहीं, और इन्हें जापान को कुछ भी याद ही नहीं है। एंड इन लोगों के पास स्पेन जाने की फोटोज भी है एंड अब इन्हें दाल थोड़ी सी नहीं बल्कि पूरी की पूरी काली लगने लगती है। एंड फिर गेसिक्ट हॉफमैन के पास जाता है इसका चेकअप कराने के लिए और इससे पूछता है कि क्या इसकी मेमोरीज के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है बिना इसकी मर्जी के, जिसपे हॉफमैन इससे कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि एक रोबोट की मेमोरीज को बिना उसकी मर्जी के छेड़छाड़ करना इलीगल है। एंड फिर जब हॉफमैन इसके बॉस के पास जाता है इस चीज के बारे में पूछने में, तब इसका बॉस इसे ये कह के भगा देता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ये अभी बहुत बिजी है। एंड फिर हम एडोल्फ को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और बेटे के साथ रहता था और इसे ना रोबोट से बहुत ज्यादा नफरत होती है। एंड ये ना इस आदमी के साथ एक एंटी रोबोट ग्रुप में भी होता है जिनका मिशन होता है सारे के सारे रोबोट्स के राइट्स को छीनने का और उन्हें वापस से इंसानों का गुलाम बनाने का। और ऐसा क्यों वो भी हमें आगे पता चलेगा। एंड आज ना 2 साल बाद ही अपने भाई की डेड बॉडी को लेने आया होता है जो कि एक क्रिमिनल था, लेकिन इससे पहले कि अपने भाई की बॉडी को दफनाए ये लास्ट बार अपने भाई को देखना चाहता था। एंड जब ये अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है तो एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि इसे बताया गया था कि इसके भाई को एक पुलिस ऑफिसर ने गोली से मारा था, लेकिन इसके भाई की बॉडी के चीथड़े हो गए थे जो कि एक बुलेट से होना तो इम्पॉसिबल है। एंड फिर हमें पता चलता है कि गेसिक्ट के पास ना एक सुपर गन होती है एंड पूरी दुनिया में क्योंकि सिर्फ इसकी बॉडी दुनिया के हार्डेस्ट मेटल जेरोनियम से बनी होती है, इसलिए सिर्फ यही है जो इस सुपर गन को यूज कर सकता है। एंड फिर हम देखते हैं एडोल्फ अपने एंटी रोबोट ग्रुप के लीडर के पास जाता है और इसे बताता है कि इसने अपने भाई की बॉडी का एक्सपेरिमेंट करा और इसे पता चला कि इसके भाई किसी नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की गन से नहीं बल्कि एक सुपर गन से मारा गया था जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक के पास है जो कि है गेसिक्ट। जिसको सुनकर ये लोग एकदम शॉक रह जाते हैं क्योंकि कोई रोबोट इंसान को मार ही नहीं सकता एंड इसके भाई को मारा वो दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से एक गेसिक्ट था। एंड भाई ये न्यूज ना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी क्योंकि ये न्यूज इनके बहुत ज्यादा काम की थी, क्योंकि इन लोगों का तो एम ही होता है ना रोबोट से उनके राइट्स को छीनकर वापस उन्हें ह्यूमंस का नौकर बनाना। एंड इस वाली न्यूज से ये लोग गवर्नमेंट को फोर्स कर पाएंगे ऐसा करने के लिए। एंड फिर इधर हम हरक्यूलिस को देखते हैं जिसके पास एक और वर्ल्ड के टॉप 7 रोबोट्स में से एक एप्सिलॉन आ जाता है, एक लौता ऐसा टॉप 7 रोबोट्स में से एक जो कि सेंट्रल एशिया वॉर में नहीं लड़ा था क्योंकि इसे लड़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड इसने ना पर्शिया की वॉर की वजह से ढेर सारे अनाथ हुए बच्चों को अडॉप्ट भी कर लिया होता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एप्सिलॉन तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तुमसे मिलने आया हूँ हरक्यूलिस, मैं जानता हूँ कि ब्रांडो के साथ जो हुआ उसके लिए तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। ফটো রোদ রোদের থেকে প্রোটেক্ট